दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा मैदान समझाने वाला हूँ, यानी कि गंगा मैदान क्या है और उसका विभाजन आप किस तरीके से याद रख सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वो टॉपिक है जिसके अंदर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है और वो ठीक तरीके से स्थिति समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊंगा कि गंगा मैदान आप किस तरीके से याद रख सकते हो। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि गंगा मैदान है क्या। दोस्तों अगर आप भारत के भौगोलिक इतिहास को देखोगे तो जैसा कि आपको पता है कि एक टाइम पे भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई थी। उसकी वजह से एक तरफ नई हिमालय श्रृंखला का निर्माण हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि प्लेट टकराएगी तो धरती जो है वो थोड़ी सी ऊपर तो जाएगी और उसके जाने की वजह से जो आगे वाली हिमालय श्रृंखला है उसका निर्माण हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हुई थी। जब ये प्लेट टकराई थी तो हिमालय के आगे वाले क्षेत्र की जो जमीन थी वो थोड़ी सी धंस गई थी। धंसने का मतलब है कि वहां पे एक तरीके का गड्ढा तैयार हो गया था, जिसको आप अग्रगर्त भी कहते हो या फिर फॉर डीप भी कहते हो, यानी कि जमीन का कुछ हिस्सा काफी नीचे तक धंस गया था। उस गड्ढे की वजह से एक पूरी ढाल तैयार हो गई थी कि एक तरफ तो हिमालय पर्वत है और एक तरफ गड्ढा है, तो एक पूरी ढाल तैयार हो जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है कि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से चलती हुई आती है, उत्तराखंड से वो चलती हुई आती है तो जाहिर सी बात है ढाल को फॉलो करेगी, ढाल को फॉलो करेगी तो बीच में गड्ढा भी पड़ेगा। तो गंगा जो भी अपने साथ अवसाद, मिट्टी, बालू, रेत लेके आई वो सारा कहाँ आके जमा हुआ, इस गड्ढे के अंदर जमा हुआ और उसने इस पूरे गड्ढे को भर दिया और समतल जमीन तैयार कर दी। उस समतल जमीन को ही आप मैदान के नाम से जानते हो, गंगा के मैदान के नाम से जानते हो। अब जाहिर सी बात है कि सारा गाद, सारी बालू, सारी मिट्टी एक जगह तो जमा होगी नहीं, ये मिट्टी आगे तक फैलती हुई चलेगी, यानी कि लगभग दिल्ली के इलाके से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां जहां गंगा जाती है वहां वहां ये अपनी मिट्टी साथ लेके गई और पूरा समतल मैदान तैयार कर दिया और उसी मैदान को आप गंगा का मैदान कहते हो। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ गंगा नदी यहाँ से नहीं गुजरी है, यमुना भी गुजरी है, गंडक भी गुजरी है, कोसी भी गुजरी है और सोन नदी भी गुजरी है। तो इन सभी नदियों ने आके अपनी अपनी जगहों पे मिट्टी डाली है और पूरे मैदान का निर्माण हुआ है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि वो मिट्टी कौन सी है तो आप क्या बोलोगे? जलोढ़ मिट्टी है। वो मिट्टी जो जल के साथ बह के आती है उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो गंगा के मैदान में आपको क्या मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ आपका निर्माण पूरा हो जाता है। आई होप आपको निर्माण समझ में आ गया हो। अब हम बात करें गंगा मैदान के विभाजन के बारे में, तो देखो इसका विभाजन कई आधारों पर किया जा सकता है, जिसमें से दो मुख्य आधार हैं। एक है घाटी के आधार पर, मतलब गंगा नदी की घाटी के आधार पर, और दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अगर आप घाटी के आधार की बात करोगे तो गंगा नदी चूंकि उत्तर भारत से बहती हुई आ रही है, मध्य भारत को क्रॉस कर रही है और पूर्व भारत की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब पूरी एक घाटी तैयार करती हुई जाएगी और घाटी के आधार पर आप इसे तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ऊपरी गंगा मैदान, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, जहां से गंगा मैदान की शुरुआत होती है। आप इस बात को समझो कि इसको ऊपरी गंगा मैदान इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ करीब है। मतलब अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको उत्तराखंड नजर आएगा, पंजाब भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पहाड़ है। पहाड़ होने की वजह से ही इसको ऊपरी गंगा मैदान कहा गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पता है कि यहाँ से गंगा नदी भी बह के आती है और यमुना भी बह के आती है। तो ये जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये गंगा और यमुना के बीच में दोआब रखता है। अब दोआब क्या होता है? दोआब वो होता है कि दो नदियों के बीच की जगह, तो ये पूरा एरिया जो है दोआब कहलाएगा, गंगा और यमुना का दोआब। जहाँ पे दोआब होता है वो एरिया बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। जाहिर सी बात है दो नदियां निकल रही हैं तो उपजाऊ एरिया तो होगा ही। इस पूरे ऊपरी गंगा मैदान का क्षेत्रफल लगभग 2,63,100 वर्ग किलोमीटर है। मिट्टी की यहाँ की मिट्टी की बात करोगे तो ये गहरी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। कृषि की बात करोगे तो यहाँ पे गेहूं, चावल, गन्ना और दलहन की खेती बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है। और प्रमुख शहरों की आप बात करोगे तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, दिल्ली और गाजियाबाद जैसे शहर जो हैं वो ऊपरी गंगा मैदान में ही मौजूद हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है इस मैदान की कि यहाँ पे एक नहर प्रणाली चलती है जिसको आप ऊपरी गंगा नहर के नाम से जानते हो, जो लगभग 340 किलोमीटर लंबी है। ये जो नहर है हरिद्वार से निकलती है और मेरठ, गाजियाबाद और कानपुर जैसे शहरों के अंदर सिंचाई के लिए काम आती है। तो ऊपरी गंगा मैदान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसे आपको याद रखना है। इसके बाद घाटी के आधार पर जो दूसरा हिस्सा है वो है मध्य गंगा मैदान। ये जो हिस्सा है मुख्यतः पूर्वी यूपी और बिहार के अंदर फैला हुआ। ये जो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार नजर आ रहा है, ये इसी मैदान का हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात है कि इसका निर्माण सिर्फ गंगा नदी से नहीं हुआ है, बल्कि गंडक, घाघरा और कोसी नदी से भी हुआ है। मतलब इन्होंने भी अपनी मिट्टी यहाँ लाके डाली है, तो इससे इस पूरे मैदान का निर्माण हुआ है। इसे आपको याद रखना है। अब चूंकि चार नदियां यहाँ पे आके बालू और मिट्टी डालती हैं, तो यहाँ पे कभी कभी टीले भी बन जाते हैं, बालू के टीले, जिन्हें धूस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि गंगा मैदान के कौन से हिस्से के अंदर बालू के टीले या धूस पाए जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे? मध्य गंगा मैदान। इस बात को याद रखना। एक विशेष बात यह है कि ये जो मध्य गंगा मैदान है, यहाँ पे बाढ़ आती रहती है। मतलब ये पूरा एरिया जो है बाढ़ ग्रसित है, क्योंकि यहाँ पे कोसी नदी है और गंडक नदी है जो अपना रास्ता बार बार बदलती है। स्पेशली कोसी की बात करोगे तो वो बार बार बदलती है और बिहार में बाढ़ आ जाती है। बिहार के शोक के नाम से वो जानी जाती है, तो इसे आपको याद रखना है। एक खास बात और है इस मैदान की कि इस पूरे मैदान में, इस मध्य गंगा मैदान में आपको झीलें बहुत ज्यादा मिलेंगी। गोखुर झीलें। गोखुर झील कुछ इस तरीके से होती है जो अपनी नदी से अलग हो जाती है, गाय के पैर जैसी होती है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ के प्रमुख स्थानों की बात की जाए तो पटना, बोधगया, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और सारनाथ जैसी जगह जो है वो इसी मध्य गंगा मैदान के अंदर पाई जाती है। बात करें उद्योगों की, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के उद्योग हैं, जैसे कपड़ा, चीनी और चमड़ा उद्योग, और ये भारत की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो इस मध्य गंगा मैदान को तो आपको अलग से याद रखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो ऊपरी गंगा मैदान हो जाता है, वहां पे नहर प्रणाली है। मध्य गंगा मैदान हो जाता है, यहाँ पे उद्योग है। बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जो कि निम्न गंगा मैदान कहलाता है। ये जो निम्न गंगा मैदान है, ये स्पेशली आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, जो कि बंगाल की खाड़ी के काफी करीब है, और साथ ही साथ इसका कुछ हिस्सा आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। इस मैदान की खास बात यह है कि यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र पाया जाता है। जाहिर सी बात है, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पाया जाता है। जहाँ पे डेल्टा होता है वहां पे नदी जो है वो वितरिकाओं में टूटती है। हुगली नदी के बारे में तो आपको पता ही है कि हुगली में टूटती है। इसके अलावा डेल्टा के करीब ये और भी शाखाओं के अंदर टूट जाती है, मतलब वितरिकाओं में टूट जाती है। अब चूंकि इस हिस्से के अंदर गंगा नदी भी है, आगे जाके ये पद्मा नदी बन जाती है, ब्रह्मपुत्र भी यहीं आती है। इसके अलावा गंगा की एक फीडर नहर भी यहाँ पे बहती है, तो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चावल और जूट की खेती बहुत ज्यादा होती है। जहाँ पे पानी होगा वहां पे चावल होगा, इस बात को आपको याद रखना है। जलवायु की बात करोगे तो यहाँ की जलवायु आर्द्र है और मानसूनी है। यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और उसी वजह से यहाँ पे बरसात भी बहुत होती है। बगल में बंगाल की खाड़ी है, तो बरसात तो यहाँ पे होती ही रहती है, इसे आपको याद रखना है। तो इस वजह से इस पूरी जगह पे पानी की कोई कमी नहीं है। तो निम्न गंगा मैदान भी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। तो घाटी के आधार पर आप तीन तरीके से विभाजित कर सकते हो गंगा मैदान को। एक है ऊपरी गंगा मैदान, एक है मध्य गंगा मैदान और एक है निम्न गंगा मैदान। और मैंने आपको इसकी विशेषताएं भी बता दी है, क्योंकि इनसे सवाल बन सकता है। दूसरा जो आधार है गंगा मैदान को विभाजित करने का, वो है प्रादेशिक आधार पर। मतलब प्रादेशिक आधार पे भी विभाजन इसका हो सकता है। अब जो गंगा मैदान है वो मुख्यतः 3 प्रदेशों के अंदर फैला हुआ है। एक है उत्तर प्रदेश, एक है बिहार और एक है पश्चिम बंगाल। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गंगा का जो मैदान है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है उसको रुहेलखंड का मैदान कहा गया है, और जो पूर्वी हिस्सा है उसको अवध का मैदान कहा गया है। इस बात को समझो कि बहुत से ऐतिहासिक अंतर हैं इन दोनों जगहों के अंदर, इस वजह से इसको बांटा गया है। अगर आप रुहेलखंड की बात करोगे तो यहाँ पे रोहिल्ला पठानों का प्रभाव ज्यादा रहा है। वहीं अगर आप अवध की बात करोगे तो वहाँ पे अवध के नवाब रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रीत रिवाजों का अंतर रहा है। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी जो है, दोनों जगहों की जो मिट्टी है वहां पे भी थोड़ा थोड़ा चेंज पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अवध के मैदान में कभी कभी बाढ़ आती रहती है। बाढ़ आने की वजह से नई मिट्टी आती रहती है, इस वजह से मिट्टी के अंदर थोड़ा बहुत